ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपने कई किताबें लिखी हैं बहुत अहम इश्यूज पर, जिसमें भारत में मुसलमानों के हालात और कई और इश्यूज पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। और मुसलसल साउथ एशिया के मुल्कों से वो राब्ता रखते हैं। उनके जर्नलिज्म से मुताल्लिक जो फ्रेटर्निटी है जर्नलिस्ट की, उनसे ताल्लुक रहता है और वहाँ के मीडिया को भी काफी फॉलो करते रहते हैं। इस वक्त हमारी पिछले एक दो हफ्ते से जो बात हो रही है सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ, वो ये कि ये जो मौजूदा जंग है इसके इस इलाके पर क्या असर होंगे, उस पर बात हुई है। आपने काफी पसंद किया है। अभी जो हम उनसे बात करने वाले हैं वो ये कि आखिर मोदी जी भारत कहाँ पीछे रह गए मीडिएशन वाले मामले में, और यहाँ कोरोना जैसी हालत की जो वार्निंग दी गई है मोदी जी के जरिए, क्या ये मोदी जी ने खुद बना दिया इतना बड़ा क्राइसिस? ये जो आपदा में अवसर कहने वाले मोदी जी हैं कि उन्होंने अवसर को आपदा में बदल दिया है क्या? ये समझना बहुत जरूरी है। और अमेरिका और ईरान के बीच ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में बातचीत होगी। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान की खबरें, उन पर नजर डालेंगे और बांग्लादेश और श्रीलंका की खबरों पर भी नजर डालेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं और खास तौर पर ये फ्राइडे का प्रोग्राम जो साउथ एशिया के मुल्कों की तमाम अहम खबरों का आप अहाता करते हैं, सारी खबरों के बारे में चर्चा करते हैं, एनालिसिस भी दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। क्या कुछ है ये मोदी जी ने जो कह दिया कोरोना जैसी हालात के लिए तैयार रहिए, ये क्या हुआ? मतलब ये बहुत ही अजीब, जिसे मैन मेड क्राइसिस शायद कहा जा सकता है। क्या कुछ है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? और पूरे देश में गैस के लिए लोग सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं अगर ये जंग और आगे बढ़ी। क्या कुछ है, मोदी जी ने क्या कुछ कह दिया, हकीकत क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और सलाम वालेकुम। हम लोग आज का आगाज जो है वो पार्लियामेंट में मोदी जी की, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी, उनके कथन से शुरू करते हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में, मेरे ख्याल में इजराइल से आने के बाद पहली बार उन्होंने मुंह खोला है और पार्लियामेंट को संबोधित किया है। और ये उनकी जो बात मैं सुन रहा था पार्लियामेंट में, वो एक चेतावनी थी या नेशन को वार्न कर रहे थे। जैसे उन्होंने कोरोना के टाइम में कि बत्ती बुझाइए और बत्ती जलाइए का उन्होंने काम किया था, और उन्होंने ये भी आदेश दिया था कि आप जो है वो थाली और ये पीटिए और वो पीटिए, इसी तरह की कोई चीज वो पूरे देश को संबोधित कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। जो उसका लब्बो लबाब है, जो उसका एक या दो लाइन में उसका सारांश है, उनका ये कहना है कि हम और आप या भारतवासी जो है वो प्रिपेयर हो जाए, या वो मतलब वो करें कि लंबी लड़ाई हो सकती है और उसके लिए यहाँ पे शॉर्टेजेस हो सकते हैं कमोडिटीज के, और इसके लिए तो फिर एक बार जो है नोटबंदी हुई थी, दूसरी बार कोरोना हुआ था, अब ये तीसरी बार फिर जो है हमारे देशवासियों को मतलब एक आपदा झेलना पड़ेगा। जब जो जो होगा सो सबके लिए होगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो है वो एक चेतावनी दी है कि ऐसा हो सकता है। तो ये तो खबर खबर है। बाद में मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या अच्छा नहीं होता कि मोदी साहब जब ये इजराइल गए थे और वहीं से निकल के आए थे, तो उस टाइम ये अगर बोल देते कि भाई देखिए जंग होने वाली है, तो शायद कुछ हमारे देशवासी जो है वो ज्यादा ही प्रिपेयर्ड होते इस चीजों के लिए। अब ये सब चीजें जो है, बात ये है कि अब उन्होंने ये कहा कि उस टाइम तो वो खामोश रहे और उनकी चुप्पी जो है वो इजराइल से सहानुभूति मतलब दिखलाती थी। अब उन्हें लगने लगा कि ये तो पासा ही पलट गया है, तो अब क्या करें? तो अब जो है वो ना ही इजराइल के पक्ष में बोल रहे हैं मोदी साहब, और जैसे ये जो है मतलब ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं अभी इसके बारे में आऊंगा कि राजनाथ सिंह का भी स्टेटमेंट आया है।
और जयशंकर का भी स्टेटमेंट आया है इसी हवाले से। हम्म। लेकिन पहले हम लोग जो है अपने प्रधानमंत्री की बात को से खत्म कर लेते हैं, अपना जो न्यूज आइटम है, हम्म। और ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री देश को जो है वो संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा होगा कि ऐसा हो सकता है, तो हम लोग तैयार हो जाएं, मतलब वैसी सिचुएशन को डील करने के लिए। हम्म। तो मेरा ये कहना है एज ए एनालिस्ट, ये सिचुएशन को आपने डेवलप करने क्यों दिया, क्यों नहीं इसको आपने रोक लिया? आप तो विश्व गुरु हैं, आप तो, आपके दोस्त जो है अमेरिका भी है, आपके दोस्त जो जो इसराइल भी है। तो अब यहाँ पे एक नया जो है वो, मतलब सोशल मीडिया में आप कह लीजिए या आपस के मामले में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ साहब बीवी और गुलाम का किस्सा चल रहा है। यहाँ साहब जो है वो अमेरिका है, बीवी हम्म। जो है वो इसराइल है, और हमारे प्रधानमंत्री साहब गुलाम है। तो यही यही सिचुएशन में इंडिया इंडिया आकर के बसा हुआ है। अब हम हिंदुस्तानी तो गुलाम नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री गुलाम है। ये तो बिल्कुल खुल के समझ में आ गया जब वो इसराइल गए थे, उनके बुलाने पर उन्होंने बुलाया, हम यहाँ से गए, और उसके बाद जो हुआ वो तो सबको मालूम है कि क्या हुआ। अब वो कह रहे हैं कि साहब आप, आपदा आने वाली है और ये कितने दिन जंग चलेगी इसका कुछ मतलब हिसाब नहीं है, तो आप अपनी जरूरियात को मतलब पहले से जो है उसके लिए तैयार हो जाइए। हम्म। तो ये खबर ऐसे ही है जैसे कि क्या हम बताएं आपको कि ये तो मैन मेड क्राइसिस है ना भाई। हम्म। अगर आपको मालूम था कि ये होने वाला है, तो हम अपने पूरे मतलब इससे अपने आप को फोर्टिफाई कर लेते, अपने आप को सारी चीजों जो भी जिसकी जरूरत होती थी। हमारा तो जंग है नहीं, तो ये तो जंग जो है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं आगे जो बात करना चाह रहा हूँ कि ये जंग जो है इसराइल और ईरान के बीच है कि अमेरिका और ईरान के बीच है। अगर कोई संधि और युद्ध विराम होगा तो क्या अमेरिका अभी युद्ध विराम कराएगा, इसराइल नहीं मानेगा तो क्या होगा, और ईरान नहीं मानेगा तो क्या होगा? ये भी बड़े मुअम्मे हैं जो अभी खुलने हम्म। बाकी हैं। तो नहीं, अब हम लोग उस पर हम आगे बात इस करेंगे। ये जो मोदी जी की तकरीर हुई है, इस तकरीर से भी पहले राहुल गांधी ने एक बात कही और बार बार कह रहे हैं वो, कि मोदी जी वही करेंगे जो अमेरिका और इसराइल कहेगा। तो ये देखिए, इतना 140 करोड़ लोगों का देश, जिसके प्रधानमंत्री जी के इसराइल जाने से पहले नेतन्याहू खुशियां मना रहे थे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आ रहा है, जिसमें से मुसलमानों की तादाद भी काफी बड़ी है। यानी वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि भारत के मुसलमान भी इसराइल के साथ हैं। जो जो एक जाल पेच डाल करके बात करते हैं। और मोदी जी को कितने मुसलमान ये मानते हैं कि वो सही मानों में प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, क्योंकि इलेक्शन में तो चोरी बार बार पकड़ी गई है, जिसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, उसके आगे मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये मोदी जी वहां गए। अब मिसाल दे रहा हूं मैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस नहीं आ पा रहा। आप इतना बड़ा मुल्क हैं, आप दूसरी जगहों से, दुनिया के दूसरी जगहों से आप इंतजाम करें। आपने बिला वजह ईरान से दुश्मनी ले ली। अमेरिका के कहने पर आपने तेल लेना बंद कर दिया ईरान से। अमेरिका के कहने पर आप वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन से पीछे हट गए। हमारा एक्सपोर्ट ठप हो गया जो ईरान में जाता था। सब चीजें तो आपने बंद कर दिए रास्ते अपने आप। अब क्यों नहीं संभाल पा रहे? तो क्या और दूसरे रास्ते नहीं है? और उनके दोस्त रिलायंस इंडस्ट्री वालों ने ईरान का तेल खरीद लिया साहब, ये भी खबर आ गई। अब मोदी जी कहां जाएंगे? जी जी बिल्कुल। ये बड़े ही मतलब ऐसा है ना कि इसके अंदर जितना घुसिएगा उतना ही विरोधाभास है, हम्म। जितना ही कंट्राडिक्शन है। तो अब हम लोग जो है एक दो खबर जो है वो उसको देख लेते हैं। वो एक हाँ। खबर तो ये है कि अब बड़ी तेजी से जो गर्दिश कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो बीच में आ गया है। हम्म। हम्म। और अब यहाँ पे कंपटीशन ये चल रहा है कि इंडिया का दोस्त मतलब अमेरिका का दोस्त पाकिस्तान ज्यादा है या इंडिया ज्यादा है। हम्म। और इंडिया कहता है कि हम तो मेरे साहब हैं, हम तो गुलाम हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। हम्म। लेकिन साहब ने गुलाम को ठुकरा दिया, और जो दूसरे जो है मतलब पाकिस्तान, उनको गले लगा लिया। और आसिम मुनीर से वो बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली, जैसा मुझे खबर आया है कि ये एक टॉक होने वाली है इस्लामाबाद के अंदर इसी हफ्ते। हम्म। अब इसी हफ्ते में जो भी जितने भी दिन हो, और शहबाज शरीफ जो है वो बात कर रहे हैं ईरान के लीडरशिप से, जो उनके प्रेसिडेंट हैं,
मतलब तो मसूद ये बातें पेजेश्कियान। चल रही हैं। जी। पेजेश्कियान हाँ। और जेडी वांस जो हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं इस्लामाबाद, हम्म। और यहाँ बातचीत होगी। ये बड़ी बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही है, और ये खबरें जो हैं ये, इसकी सच्चाई जो है हमारे जयशंकर साहब ने दी है। हम्म। अब आप बताइए। और हम्म। जयशंकर साहब ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि मैं टीवी पे या मोबाइल पे बोल नहीं सकता हूं इस उनके लफ्ज को। उन्होंने ब्रोकर को ढल्ला कहा है, हम्म। दलाल कहा है, और हम्म। उन्होंने कहा है कि हम दलाल मुल्क नहीं हैं। हम्म। तो मैंने इसको एनालाइज किया। मैंने कहा कि अमेरिका ने तो 14 जंग बंद करवाई। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने 14 जंग बंद कराई है। क्या जयशंकर साहब के पास इतनी ताकत है कि वो ये कहें कि तुम दलाल हो? अमेरिका दलाल मुल्क है। हम हम्म। तो बिल्कुल गौतम बुद्ध हैं, हम तो कुछ करते नहीं है। तो मुझे ये जो स्टेटमेंट जयशंकर का निकल के आया है कि पाकिस्तान दलाल मुल्क है। अब इंडिया ने कितनी दलाली की है उसका एक लिस्ट बनाए हम, कहाँ कहाँ उसने दलाली की है। पहली हम्म। दलाली जो उसने की थी, अब वो जयशंकर कहेंगे वो तो नेहरू जी ने की थी। 1950 में जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जंग जो है वो इंडिया ने बंद करवाया था, उसके मेडिएशन से वो बंद हुआ था। और वो आज भी कायम है, वो पीस और युद्ध विराम और वो। तो क्या वो दलाली थी? क्या हम्म। क्या दलाली थी? और इंडिया जो है वो तो मतलब ये है कि ग्लोबल साउथ का जो है वो लीडर था, नॉन अलाइन का लीडर था। उसने कई जंगबंदी करवाई है, कई कई जगहों पे, जो कि मतलब इंडिया को लग रहा था कि ये मोरल ग्राउंड है इंडिया का। अब उसको जो है सारी चीजों को हमारे जयशंकर साहब ने एक लाइन में खत्म कर दिया कि इंडिया दलाल नहीं है। यानी इसका अरे दलाल इसका का मतलब मतलब क्या इसका होता इसका मतलब ये है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। यानी अगर अगर पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है तो दलाली है। अगर हमारा नंबर आ जाता है या हमें कह दिया जाता है कि साहब आपको करना है, तो हम फिर चौधरी बनते। यानी हम है? फिर चौधरी कहलाते हैं और वो दलाल हैं। ये कितनी घटिया। देखिए, एस जयशंकर एक लंबी मुद्दत तक फॉरेन सर्विस में रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं। उनके जबान से ऐसे अल्फाज बड़े अजीब लगते हैं। ये ताज्जुब की बात है कि आरएसएस की संगत में जो जाता है वो अच्छा खासा बढ़िया आदमी भी इतना खराब हो जाता है। ये एक बड़ी मिसाल है। एस जयशंकर ने कह दिया कि साहब पाकिस्तान जो है वो दलाल है और हम दलाल नहीं बनना चाहते। अच्छा, बहुत ही अहम और भी खबरें हैं आपके साथ बात करने के लिए। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो जंग का सिलसिला था, ईद के मौके पर वो जंग रुक गई थी, ऐसा ऐसी खबरें आई थी। उस फ्रंट पे क्या कुछ हो रहा है? जी, पहले इस खबर पे फिर आएंगे हम लोग, पहले इसी को डील कर लेते हैं। हम्म। अब जो है वो सऊदी अरेबिया जो है उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को, और भी कुछ मुल्क हैं जो जिनका इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के ऊपर, कि आप जो है परमानेंट सीज फायर कीजिए और परमानेंट जो है इसका सोल्यूशन ढूंढिए। हम्म। उसमें एक जो खबर गर्दिश कर रही है, या ये खबर जो है बहुत आम आ रही है, कि पाकिस्तान ने तजवीज़ पेश किया है अफगानिस्तान को कि 35 किलोमीटर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको LAC बना दीजिए चाइना के मॉडल पे। हम्म। और आप 35 किलोमीटर पीछे चले जाइए, हम भी पीछे चले जाते हैं 35 किलोमीटर, वो हम्म। बफर जोन बन जाएगा। और उसके बाद जो है अगर उधर से कुछ गतिविधि होती है तो उसको अपनी तरफ आप रोक लीजिए, हमारी तरफ से कोई गतिविधि होती है तो हम अपनी तरफ से रोक लेंगे। तो ये एक नया पेशकश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तनाजे में चल रहा है, और उन्होंने प्रपोज किया है कि ये मतलब एक सोल्यूशन हो सकता है जिससे कि आतंकवाद पाकिस्तान में रुक जाए। हम्म। तो मेरा ये कहना है इसी इसी इसमें कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत क्लोज है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ। हम्म। मतलब इतना ही दूर है कि एक रोड के उस पार लाइन ऑफ बीच रोड है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उधर अफगान है, इधर जो है पाकिस्तान है। अब ये क्या पॉसिबल है? क्या ये मतलब कहते हैं कि इसको डुएबल है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम्म। अब इस पे अभी बातचीत जब होगी तो हम बताएंगे आपको। हम्म। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये बात चल रही है। देखिए, अब एक खबर और मैं, जी बोलिए। मुश्तबा साहब, हमें आपको खुली किताब की तरह से अच्छी तरह मालूम है कि सऊदी अरब की अपनी क्या हैसियत है।
वो अमेरिका की एक तरह से आउटपोस्ट की तरह से काम करता रहा है। एक तरह से आउटसोर्स कर दिया जाता है कि मुस्लिम मुल्कों को संभालना हमारे लिए आपका काम है। हमें याद रखना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तब भी, और सेकंड टाइम जब भी पहली विजिट पे सऊदी अरब आकर के मुस्लिम देशों के नेताओं से वो मिलने की बात करते हैं। ये सऊदी अरब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंगबंदी की या अमन की बात कर रहा है, और ये वही सऊदी अरब है जो तालिबान को खूब मदद करता रहा है, अलकायदा को मदद करता रहा है। ऐसे बहुत सी खबरें ऐसी आती रही हैं जो शिद्दत पसंद नजरिया, जिसको आमतौर पर वेस्टर्न मीडिया इस्लामिक टेररिज्म कहता है, वो सारे सऊदी अरब के नजरिए से आकर के निकलते हैं। चाहे वो दाइश हो इराक में और सीरिया में, चाहे वो अल शबाब हो अफ्रीका में। यहां मैं जो कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ अमेरिका उसके यानी तालिबान के दुश्मन के तौर पर ड्रामा कर रहा है, एक दूसरी तरफ वो उनका एक कैदी छूटा है और तालिबान की सरकार ने वो कैदी छोड़ा है। तो ये क्या मतलब इतनी दुनिया बेवकूफ हो गई क्या कि किसी के पास कोई अकल है ही नहीं समझने के लिए? अब से पहले आप भी अपने प्रोग्राम में कह चुके, कई और सोर्सेज से हम अपने लोगों को बता चुके कि कैश आता है अमेरिका से तालिबान की सरकार चलाने के लिए, हर हर हफ्ते जहाज से आता है। अब क्या है ये मतलब ये मुअम्मा, इसे कैसे थोड़ा सा सादा जबान में समझा दीजिए जाता हिंदी में, ताकि लोग समझ लें कि ये खेल हो क्या रहा है। देखिए, जो तालिबान जो सरकार अभी है अब काबुल में बैठी हुई, उसकी जो मतलब क्या है, जो कुर्सी है या जो भी कह लीजिए कि उसके जो पाए हैं कुर्सी के, वो कई मुल्क के हाथ में है हम्म, और उन्होंने बैठाया हुआ है तालिबान को। अब ये खींचता है एक तरफ से, दूसरा जो है दूसरी तरफ से खींचता है, तीसरा तीसरी तरफ से खींचता है। तो तालिबान तो ये बताना चाह रहे हैं पूरे दुनिया को कि हम इंडिपेंडेंट मुल्क हैं और हम सॉवरेन मुल्क हैं और हमें हक है कि हम अपना फैसला अपने आप करें। लेकिन बज़ाहिर ये बात है नहीं, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि उनका खर्चा जो है वो अमेरिका उठाए हुए है, और हर हर महीने या हर हफ्ते जो है उनके पास जो जो पैसे आते हैं, कैश आते हैं, वो तो अमेरिका चला रहा है, दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका की बात चलेगी वहां पे, क्योंकि अगर अमेरिका से वो मतलब खफा हो जाएंगे या अमेरिका से अपने अपने वो अलग कर देंगे, तो वो तो एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते वहां पे। अब ये जो आपने बताया डेनिस कोयल का नाम बताया, जिसने जो कि जी। उन्हें छोड़ा गया था, ये तो काफी टाइम से नेगोशिएशन चल रहा था। दो बंदे और हैं जो अभी बंद हैं अफगानिस्तान के जेलों में, जिनके बारे में बात है। एक का नाम हबीबी है, मोहम्मद हबीबी। ये मेरे ख्याल में कोई महमूद महमूद शाह अफगानिस्तान, हबीबी हैं, और दूसरे महमूद शाह, हैं पाल ओवरबाई। पॉल, हाँ हाँ। हाँ, ये जी। अभी इनके बारे में बात चल रही। अब मेरा ये कहना है कि तालिबान ने तो कहा था, खुद ही कहा था आमिर खान मुत्तकी ने, कि इसके एवज में आप क्या दे रहे हैं हमें, हम तो ये हम्म छोड़ देंगे आपको, हम्म आप क्या देंगे? क्या आप हमें रिकॉग्नाइज कर लेंगे? क्या हमें हम्म सिक्योरिटी काउंसिल के या यूनाइटेड नेशन के मेंबर बना देंगे? या क्या मेरा जो फंड फ्रीज किए हुए हैं उसे छोड़ देंगे? इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है। हम्म। और इन दोनों की बात हो गई कि ये इनकी इन्होंने खुलवा दिया, और उसमें जेडी वांस और कौन कौन लोगों ने बहुत शुक्रिया कहा इस्लामिक एमिरेट्स का और उनके हुक्मरानों का। तो वही बात है ना कि बाकी बना के फेस फकीरों का गालब गालिब, बना के फेस, बना के भेस फकीरों का हम गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। और आप तो एक पत्रकार है, जी हाँ, हम तो बिल्कुल। जिंदगी के का जो है वो नहीं लिखते हैं ना, मतलब फैसला तो नहीं लिखते हैं कि ये जाहिर है, फैसला हो जाहिर गया है, साहब जाहिर है, फाइनल। जाहिर है। जाहिर है, जो खबरें 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 आती देने का रहती। काम है हमारा। लेकिन हम सही जी, ईमानदारी से खबरें देते रहें, और किसी भी गोदी में जाकर के ना बैठें, गोदी मीडिया ना कहलाएं। इसलिए मैं समझता हूं सोशल मीडिया पर जो लोग हम जैसे काम कर रहे हैं, वो एक कोशिश यही रहती है कि छान फटक करके सही खबरें आप तक पहुंचाई जाएं। अच्छा, इसके अलावा अब चलना चले पाकिस्तान की तरफ। मेरे ख्याल से पाकिस्तान से भी कुछ खबरें हैं। इमरान खान, ईद, अपने बेटों से बातचीत, ये सब चीजें हो रही हैं। क्या है ये देखिए, क्या क्या इमरान खान का अंजाम जुल्फकार अली भुट्टो जैसा कुछ होने वाला है? क्या वो जेल में ही मर जाएंगे, या वो बाहर आएंगे? क्या उनकी सियासत बाकी रहेगी? उन्होंने पंगा तो लिया था अमेरिका से, और जनरल जो मुनीर हैं
वो पूरी तरह से अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, और अब से पहले वाले भी बैठे रहे, कोई नई बात नहीं है। क्या लगता है इमरान खान का आखिर क्या होने वाला है? बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। देखिए, जो मतलब क्या होगा वो तो अल्लाह ही जानता है। हम और आप जो जानते हैं वही बता सकते हैं। हाँ। आप तो फ्यूचरिस्टिक की बात कर रहे हैं, मुझे कोई भी आगे क्या होगा उसका ये नहीं। जो खबर ये है कि ईद के दिन जो है इमरान खान ने अपने बेटों से, कासिम और सुलेमान से बातचीत की, हम्म। और कुछ देर तक उनकी उनकी बातचीत चलती रही। और उन्होंने एक दो बातें जो की हैं, जो कि कासिम और सुलेमान ने वहाँ के मीडिया को बताया कि हमें जो है इमरान खान ने ये सब बताई है। एक जो बात उन्होंने कही कि हम हमको बहुत ज़्यादा अजियत दे रही है यहाँ की सरकार, हमें बहुत डिह्यूमनाइज कंडीशन में यहाँ रखा हुआ है, और हमारे से ज़्यादा जो है वो प्रेशर दे रही है हमारी बीवी बीबी हम्म। बुशरा को। हम्म। और वो बुशरा बेगम जो है, उनको ये प्रेशर दिया जा रहा है कि वो इमरान खान को कहे कि वो किसी तरह से जो है वो हस्ताक्षर कर दे और कुछ पीस डील कर ले, कुछ इस तरह की काम कर ले, ताकि उनको हम रिहा कर दें। लेकिन वो पॉलिटिकल अपना एक्टिविटी बंद कर दे, मतलब चाहे वो देश छोड़ के चले जाएं या पाकिस्तान में ही रहें, लेकिन कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी। जिस पर इमरान खान का उनको कहना है कि हम जेल में, हमें मरना मंजूर है, लेकिन हम अपने प्रिंसिपल से सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। और हम्म। मेरे ख्याल में यही बात जुल्फकार अली भुट्टो ने भी कहा था जियाउल हक हम्म। के इस पे, कि हम कोई, जियाउल हक ने भी बहुत सारे पेशकश किए थे जुल्फकार अली भुट्टो के, हम्म। आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, तो आपकी जान बच जाएगी। तो अब देखिए, ये जो चीजें हैं ये चल रही हैं, इसमें हम लोग कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं। हम्म। हम लोग तो जो खबर आ रही है उस खबर को दे सकते हैं। तो बिल्कुल। यही खबर जो है वो इमरान खान के हवाले से आई है। और मतलब और अगर जाहिर सी अगर बात है। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ कि इमरान खान जेल से जिंदा बाहर ना आए, तो एक तरह से ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे, या दूसरे से ज्यादा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। अगर ये जेल से बाहर ना आए तो जाहिर है फांसी समझिए या जेल। कोई कोई और भी ऐसा वाकया हुआ है कि सन 1947 के बाद में कोई और प्राइम मिनिस्टर का भी अंजाम इस तरह का हुआ है? क्या हुआ है? देखिए, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। वो तो एक अनप्रिडिक्टेबल ये है। मुझे अभी भी याद है कि नवाज शरीफ को सऊदी अरेबिया के नेगोशिएशन, अब फिर वही बात आती है कि हम दलाल देश नहीं है, वहां पे भी नेगोशिएशन हुआ, और मुशर्रफ और सऊदी अरेबिया और इनको, नवाज शरीफ को सऊदी अरेबिया बाकायदा एक जहाज लेके आ गया था वहां पे। और हम्म। हमें याद है वो पिक्चर्स या वर्ड्स जो है, उसमें नवाज शरीफ के पास सिर्फ एक जानेमाज था, उसको लेकर हम्म। के, और कोई कपड़े वपड़े कुछ नहीं थे। वो एक जानेमाज लेकर के चले गए थे वहाँ मक्का मुअज्जमा, और वहां वो मुसल्ला बिछा करके वो हरम शरीफ में नमाज पढ़ते थे वो। तो वो भी हम्म। है, आज जो है वो कहाँ है, वो हम आपको भी मालूम है। जी तो जी जी। पाकिस्तान एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल देश है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, और कोई भी, हम लोग कोई पेशन गोई नहीं कर सकते हैं जाहिर है, इस जाहिर है। और मामले में। नवाज शरीफ का मुझे वो जी। वाकया याद है, नवाज शरीफ का एक वाकया आया था जेल के अंदर का, कि वो वहां उनके पास घड़ी नहीं है, धूप नहीं पहुंचती, अंधेरे में थे, और जो खाना ले जाके रखता था, उसको हिदायत थी कि उससे कोई भी वो पूछता रहे कुछ भी, उसे जवाब नहीं देना। और ना तो टाइम का उन्हें पता होता था कि इस टाइम क्या टाइम हुआ है, दिन है या रात है, कौन सा दिन है ये भी उन्हें मालूम नहीं था। इस हालत में उन्हें रखा गया था। तो ये पेंटागन से जो ताल्लुक सन 47 के बाद से ही अमेरिका में है, पेंटागन चलाता है, वहां बताया जाता है कि फौज के जो सरबराह होते हैं, जाहिर है वो पेंटागन से कनेक्टेड होते हैं अमेरिका से, और वो सियासी लोगों को इसी तरह से मुसीबतों में डालते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि भारत की डेमोक्रेसी ऐसी है कि उसने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं हो सके। अफसोस की बात है कि अब मोदी जी की सरकार में हमारे यहाँ भी इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो रहे हैं। हमारे पास अब वक्त जरा कम होता जा रहा है। आपके पास बांग्लादेश से भी खबर है, हमारे यहाँ से ईद मुबारक की बात गई, वो क्या कुछ है? जी जी, दो छोटी छोटी खबरें हैं, फिर हम लोग ईरान पे आ जाएंगे, क्योंकि वही अभी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। तो मोदी साहब ने हसीना वाजिद को गुड बाई कह दिया है, ऐसा तो लग रहा है। अब उन्होंने तारिक रहमान को बाकायदा ईद ग्रीटिंग्स भेजी है, ईद मुबारक कहा है, और उन्होंने बाकायदा इनविटेशन भी दिया है कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली तशरीफ लाइए, हम आपके लिए रेड कारपेट बिछाए बैठे हैं।
जिसको तारिक रहमान ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हम पहली फुर्सत में आ जाएंगे। हम्म, तो ये खबर यहीं खत्म हो जाती है। हम्म, दूसरी जो खबर है वो श्रीलंका से है। वो अरुणा दिशानायके जो हैं, AKD है, अरुणा कुमार दिशानायके, इन्होंने एक बयान जारी किया है कि अमेरिका ने उनसे बेस मांगा था और 2 या 3 जहाज को वहां पे मतलब पार्क करने के लिए, अमेरिकन जहाज को, और वहां से वो कुछ एक्टिविटी करते ईरान के ऊपर। तो उन्होंने खुली तौर पर उनको मना कर दिया और उनसे कहा कि हम आपको कोई भी जहाज नहीं देंगे। अब हम्म, इसी हवाले से एक और बात जो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, कि मोदी साहब को मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप हमें कोई जगह दे दीजिए और हम वहां से जो है ईरान पे ऑपरेट करेंगे। और इसमें उन्होंने फंसाया है, एक ट्रीटी हुआ था 2016 में जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इंडिया के बिहाफ पे साइन किया था। इसका नाम है लेमोव। वो ये है कि इंडिया वचनबद्ध है अमेरिका को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक में सपोर्ट करने के लिए। तो हम्म, हमारा आप जानते हैं कि अभी अमेरिका को तो लॉजिस्टिक की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी हम्म, मुल्क उनको दे वो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम्म, तो यहाँ इंडिया फंस चुकी है। वो हम्म, तो उन्होंने संधि कर लिया। अब इंडिया कैसे रिफ्यूज करेगी कि अगर वो हम्म, आ जाएं और वो ये कहें कि साहब हमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट दीजिए, हमको जहाज अपने अपने आपके अपने टेरिटरी में उतारने दीजिए और यहाँ से हम जो है वो हम ईरान पे स्ट्राइक करेंगे। लेकिन अभी ये बात जो कि बहुत ज्यादा मीडिया में डिस्कस करने की है, वो नहीं हो रही है। तो हम्म, अब हम लोग जो है, अब मेन जो हमारा जो फोकस है वो ईरान। तो ईरान के ऊपर अब हम लोग 2-3 बातें और करके अपने चर्चा खत्म कर रहे हैं। एक, मैं ये कह रहा था कि जो जो वार्तालाप होगा अमेरिका और मेरे ख्याल में इसराइल वाले आएंगे पाकिस्तान में, नहीं कि नहीं, और क्या पाकिस्तान उन लोग को आने देगा वहां पे इस्लामाबाद में, ये बड़ा मुअम्मा है। लेकिन आसिम मुनीर को के बहुत क्लोज है और बहुत चाहते हैं, उनका डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छा इक्वेशन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा है कि हम अपने लोगों को बातचीत करने के लिए आपके यहाँ बुला रहे हैं। और वो लोग तो JD वांस तो आने के लिए तैयार है इस्लामाबाद। और शहबाज शरीफ जो हैं वो अब उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं। वो ईरान के जो सब सदर फारसी हैं, में, फारसी ये में, भी खबर आई। फारसी में ट्वीट हाँ, कर रहे हैं वहां फारसी की में जबान में जी। और उनको बुला रहे हैं कि अब आइए। अब बात क्या है कि टेबल पे ऐसी सी चीजें रखी जा रही हैं जिसमें कहीं भी कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है। अब अमेरिका की बात ये कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि आप साइन कीजिए कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, एक। दूसरा, कि आप अपने जितने भी आपके पास ड्रोन वगैरह है इन सबको बंद कर दीजिए और कहिए कि हम ड्रोन जो है वो सिर्फ अपने ही टेरिटरी को गार्ड करने के लिए रखेंगे, बाकी कुछ नहीं रखेंगे। तीसरी बात यह है, जो भी आपने इनरिच्ड यूरेनियम बनाया है वो हमें दे दीजिए। आप अपने पास मत रखिए, सब चीज हमें सरेंडर कर दीजिए। और इसी तरह से उन्होंने एक लिस्ट बनाई है जिसको उन्होंने कहा कि ईरान इसको मान ले तो हम जो है इसके एवज में उन्होंने जो ऑफर किया है कि हम आपके ऊपर जो है इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो हटा लेंगे। बस इसके अलावा मुझे मेरे ख्याल में और कोई हम्म, हम्म, बड़ी मतलब सहूलत उन्होंने नहीं दी है। ईरान का बेसिकली कहना है कि एक भी अमेरिकन सोल्जर्स जो है वो गल्फ रीजन में दिखना नहीं चाहिए हम्म, और वो पैक करके चला जाए अमेरिका। दूसरी बात है कि जो भी अमेरिकन बेसेस हैं उस पर कोई भी अमेरिकन, ना ही असला रखा जाएगा ना ही उनके कोई आदमी होंगे। तो क्या क्या जो है वो उसको मानते हैं। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने कही है कि वो पूरा इसराइल जो है उसको पैलेस्टाइन डिक्लेयर कीजिए हम्म, और वन नेशन थ्योरी होगी। हम्म, अब उल्टा वन नेशन थ्योरी होगी। पहले इसराइल कह रहे थे कि वन नेशन थ्योरी है और दूसरी दुनिया कह रही थी कि चलो 2 नेशन मान लो, इस फलस्तीन को भी मान लो। अब पाकिस्तान ईरान का कहना है कि नहीं, हम तो वन नेशन मानेंगे जो कि पैलेस्टाइन होगा और उसमें इसराइली रह सकते हैं जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान रह सकते हैं। हम्म, तो उसी तरह से वहां पे वो उन्होंने ये क्लॉज लगाया। तो अब मेरा ये कहना है कि क्या ये अमेरिका मान लेगा, और अगर मान लेगा तो क्या इसराइल मान लेगा। अब इस यहाँ पे वॉर जो है वो एक तरह से 2 फ्रंट की वॉर है ईरान की, एक इसराइल के ऊपर और एक जो है अमेरिका के ऊपर। अगर अमेरिका मान भी ले कि हम बॉम्ब नहीं करेंगे आपके ऊपर, तो पहली बात है कि जो ईरान है वो इस बात को मानेगा, और क्या अमेरिका इसराइल को कन्विंस करेगा कि आप भी बॉम्ब ना करो, और क्या ये वाकई ये ईरान जो बहुत है। ही ये कुछ चीजें बहुत पेचीदा हैं, पेचीदा हैं, लेकिन अभी तक जो इशारे आ रहे हैं, दो चीजें मैं चलते चलते अपने दर्शकों को बता दूं
कि ऐसी अंदर अंदर से खबरें आई कि ईरान ने कहा कि ये जो आपके नेगोशिएटर हैं विटकॉफ और जैरेड कुशनर, ये बिल्कुल लायक लोग नहीं है, इनसे हम बात नहीं करते। तो उन्होंने टीम बदल दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जेडी वेंस को भेजेंगे, मार्को रूबियो को भेजेंगे। यहां तक बात हो गई। और जो पाकिस्तान में बातचीत की बात है, वो ज्योग्राफिकली, लॉजिस्टिकली ईरान के लिए पड़ोस के मुल्कों में, जिन मुल्कों से उसके बॉर्डर मिलते हैं, वो कन्वीनियंट एक वेन्यू हो सकता है ईरान के लिए। और पिछली जून 2025 की जंग में भी पाकिस्तान ने काफी अच्छा रुख इख्तियार किया था, जिसके बाद ईरान ने पाकिस्तान को कई बार थैंक यू बोला है, शुक्रिया अदा किया है। तो ये तो इशारे तो मिल रहे हैं कि ईरान की कुछ शर्तें मानी जाने लगी हैं। अब कितनी मानेंगे आगे, देखिए एक खबर और मैं आपको दोहरा दूं कि एक ईरानी जर्नलिस्ट हैं अली हुसैन मूसवी, जो ईरानी और इराकी दोनों पासपोर्ट हैं उनके पास। उन्होंने पिछले दिनों अपना एक पैगाम जारी किया है फिलिस्तीनियों के लिए कि अब वक्त आ गया है कि आप लोग फिलिस्तीन की अपनी हुकूमत बनाने की तैयारी करें। ऐसे मोड़ तक ले आया है ईरान। आने वाले दिनों में क्या होगा? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं उसी के ऊपर आगे बढ़ा रहा हूँ। एक बात बहुत बहुत तेज से गर्दिश कर रही है कि ईरान जो है अपनी इन्फेंट्री इराक के थ्रू दो फ्रंट से इसराइल के अंदर घुसने वाला है, एक तो लिबनान की तरफ और एक जो है जॉर्डन की तरफ, जिसका दोनों मतलब बाउंड्री जो है वो इसराइल से मिलता है। और ये इन्फेंट्री चलेगी ईरान के हद से, उसमें और लोग इराक के जो फौजी हैं वो ज्वाइन करेंगे और आगे जॉर्डन के फौजी या लेबनान के फौजी ज्वाइन करेंगे, और ये दोनों मिलके जो हैं वो पहुंचेंगे इसराइल और उसका पूरा एक एक इंच नाप लेंगे। और उधर वेस्ट बैंक और गाजा से भी जो है कुछ लड़के चलेंगे, उधर से तीसरा फ्रंट आएगा। तो अगर ऐसा होता है, इम्पॉसिबल नहीं है, हम्म। तो क्या इसराइल बचेगा? ये बहुत बड़ा बिल्कुल, खतरा है, इसराइल की ये वजूद बात होगी। सवाल है, ये बात सवाल है। इस वक्त अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जमीनी फौज उतारने के लिए तैयार हैं। ईरान कह रहा है कि हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हम मारेंगे, कितना मारेंगे? तेहरान के पास 5,000 कब्रें बना करके, तैयार बना करके छोड़ी हैं अमेरिकी फौजियों के लिए ईरान ने। और ये बात बिल्कुल सही हो सकती है कि ईरानी फौजें दूसरे और उनके साथी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लोग हैं वो इजराइल में घुस जाएं जमीनी फौज लेकर के, और ये देखते ही रह जाएं कि हम तो जमीनी फौज उतारने वाले थे ईरान में, यहां तो उल्टा सब कुछ हो गया। इस जंग में वैसे अमेरिका और इजराइल के मुताबिक सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, जिसके लिए वो इंतजार नहीं कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं हर फ्राइडे के लिए, उसके हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।